प्यारे बच्चों, मैथ मास्टरी हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के सेट 4 संकेतांक 801 एचडी को लेकर आए हुए हैं। तो आज हम इस प्रश्न पत्र को देखेंगे। तो देख रहे हैं इसमें सबसे पहले तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि आगे आने वाले महत्वपूर्ण सेटों का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो ये प्रश्न पत्र हम यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 जिसका प्रश्न पत्र आप जानते हैं 24 फरवरी को होना है की दृष्टि से लेकर आए हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्नों को। तो देख रहे हैं इसी पैटर्न में 2025 का प्रश्न पत्र भी आने वाला है। तो इस स्तर से आप तैयारी में विशेष ध्यान देंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न का पहला प्रश्न है। देख रहे हैं खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न जिनके उत्तर ओएमआर पत्रक में गोला भर करके देने होते हैं। तो देख रहे हैं इसका पहला प्रश्न दिया है। पहले प्रश्न में हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। देख रहे हैं ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी और ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल और डी कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल इसका सही उत्तर है। इसके बाद यदि हम दूसरे प्रश्न को देखें, देख रहे हैं दूसरा प्रश्न है महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है। तो देख रहे हैं ऑप्शन ए जिंदगी मुस्कुराई, बी अतीत के चलचित्र, सी गांव की सांझ और डी बाजी पायलिया के घुंघरू। तो महादेवी द्वारा रचित रेखा चित्र ऑप्शन बी अतीत के चलचित्र सही उत्तर होगा। इसका ऑप्शन बी सही है। इसके बाद यदि हम तीसरे प्रश्न को देखें, तीसरे प्रश्न में दिया है कोणार्क के रचनाकार हैं। ठीक है, ऑप्शन ए जगदीश माथुर, ऑप्शन बी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन डी विष्णु प्रभाकर। तो इसका सही उत्तर है कोणार्क के रचनाकार ऑप्शन ए जगदीश चंद्र माथुर, ये सही उत्तर होगा। इसके बाद यदि हम चौथे प्रश्न को देखें, चौथे में कह रहा चलो चांद पर चले के रचनाकार हैं। तो जिसमें ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी जयप्रकाश भारती, सी अज्ञे और डी मोहन राकेश। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जयप्रकाश भारती, चलो चांद पर चले का ये सही उत्तर होगा। इसके बाद पांचवा प्रश्न है। देख रहे पांचवें प्रश्न में दिया है कि तूफानों के बीच रचना की विधा है। देख रहे ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी उपन्यास, ऑप्शन सी एकांकी और ऑप्शन डी रिपोर्टाज। तो तूफानों के बीच रचना की विधा है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी रिपोर्टाज। इसके बाद छठा प्रश्न है केशवदास किस काल के कवि हैं। देख रहे हैं ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन बी रीतिकाल, ऑप्शन सी भक्तिकाल और ऑप्शन डी आधुनिक काल। केशवदास किस काल के कवि हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रीतिकाल। इसके बाद सातवां प्रश्न है, सातवें प्रश्न में भारत भारती के रचनाकार हैं। देख रहे हैं ऑप्शन ए मैथिली शरणगुप्त, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी माखनलाल चतुर्वेदी और डी सूरदास। तो भारत भारती के रचनाकार ऑप्शन ए मैथिली शरणगुप्त सही उत्तर होगा। इसके बाद आठवां प्रश्न है, आठवें प्रश्न में देखिए दिया है भारतेंदु युग की समय अवधि है। तो देख रहे हैं ऑप्शन ए सन 1900 से 1928 ईस्वी तक, ऑप्शन बी 1868 से 1900 ईस्वी तक। तो देख रहे हैं भारतेंदु युग की समय अवधि, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सन 1868 से 1900 ईस्वी तक। इसके बाद हम नौवें प्रश्न को देखते हैं। नौवें में देख रहे हैं कि सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। ए ग्राम्य, बी स्वर्णधूल, सी कामायनी और डी युगान। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, तो यही सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। इसका ऑप्शन सी सही है। इसके बाद 10वां प्रश्न है रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। देख रहे हैं रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं ऑप्शन ए बिहारी लाल, बी पद्माकर, सी केशवदास और डी ध्यानानंद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ध्यानानंद। इसके बाद 11 नंबर, 11 में देख रहे हैं तेरा हार रघुनंदन प्रेम परिते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते उपरयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हा अर्थात एक करुण शोक जैसा एहसास होता है। उपरयुक्त पंक्तियों में पूछा है कौन सा रस है, इसका सही उत्तर होगा सी करुण रस, ऑप्शन सी सही है। इसके बाद 12वां प्रश्न है। देख रहे हैं 12वें प्रश्न में दिया है तेरा ज्यों आंखें शब्द देखिए आंख न देखी जाए उपरयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ज्यों आंखें शब्द देखिए आंख न देखी जाए। तो देख रहे हैं विकल्प ए उपमा अलंकार, बी रूपक अलंकार, सी श्लेष अलंकार और डी उत्प्रेक्षा अलंकार। तो चूंकि देख रहे हैं ज्यों आंखें शब्द देखिए आंख न देखी जाए, तो यहाँ पर मन मानो जन जानो इनसे रिलेटेड आपका ये यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद 13 नंबर सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं। हम जानते हैं कि सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 11-11 मात्राएं। इसके बाद 14वें प्रश्न को यदि देखें
14वें प्रश्न में देखने दिया है सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। देख रहे हैं सुगम, सु प्लस गम, तो सु इसमें उपसर्ग है, इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है। इसके बाद 15वां प्रश्न नवरत्न में समास है। देख रहे हैं नवरत्न, इसमें पहला शब्द संख्यावाची है, इसलिए द्विगु समास होगा। नवरत्न, नवरत्नों का समूह, तो ऑप्शन बी द्विगु समास इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद 16वां प्रश्न है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देख रहे हैं पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा है, भू, धरा, वसुधा। देख रहे हैं ये तीनों हमारे पृथ्वी की पर्यायवाची हैं। प्रसून दिया है ऑप्शन डी में, चूंकि प्रसून पुष्प का पर्यायवाची है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। इसके बाद 17वें प्रश्न को यदि देखें, 17वें में कह रहा त्वाम शब्द में विभक्ति एवं वचन है, तो ऑप्शन ए द्वितीय विभक्ति एक वचन, बी चतुर्थी विभक्ति एक वचन, ऑप्शन सी षष्ठी विभक्ति बहुवचन और ऑप्शन डी तृतीय विभक्ति एक वचन। इस प्रश्न का सही उत्तर है त्वाम शब्द में द्वितीय विभक्ति एक वचन है, ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 18वां है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। हम जानते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। इसके बाद 19वां है कर्तृवाच्य में प्रधानता होती है। हम जानते हैं कि कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की और भाववाच्य में क्रिया की प्रधानता होती है। तो यहाँ पर पूछा है कर्तृवाच्य में प्रधानता होती है कर्ता की, तो इसका ऑप्शन सी सही है। इसके बाद 20वां है जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वे पद कहलाते हैं। क्या जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वे पद कहलाते हैं, उन्हें हम जानते हैं जिनके अलग अलग रूप होते हैं वे विकारी पद कहलाते हैं, और जो अलग अलग रूपों में नहीं लिखे जा सकते वो अविकारी पद होते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विकारी पद। इसके बाद हम देखते हैं खंड बा, जो कि वर्णात्मक प्रश्नों पर आधारित होता है। देख रहे हैं इसमें भी आप पैटर्न देख रहे हैं, बिल्कुल कन्फर्म है। इस खंड बा में सबसे पहले आपका पहला प्रश्न जो है गद्यांश पर रिलेटेड होता है। इसमें 2 गद्यांश होते हैं और उन गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न होते हैं, तो चाहे पहले गद्यांश का करें अथवा दूसरे का। तो देख रहे हैं पहले गद्यांश में दिया है कि जो वृद्ध हो गए, जो अपनी बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था से दूर हटाए हैं, उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। इस पैराग्राफ को यदि आप देखें, ये पैराग्राफ आपकी जो बुक है उसमें क्या लिखूं नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। इसके बाद देख रहे हैं इन्हीं से रिलेटेड आपका 3 प्रश्न जो कि लगातार आपके हर सेट में मिलेंगे और इसी पैटर्न में 2025 का भी प्रश्न पत्र आपको मिलने वाला है। देख रहे हैं जैसे फर्स्ट में उपरयुक्त अवतरण के पाठ और लेखक का नाम, तो आप देख रहे हैं पाठ क्या लिखूं, लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। सेकंड रेखांकित अंश की व्याख्या, तो रेखांकित अंश की आपको व्याख्या कर देना है। देख रहे हैं रेखांकित अंश आपका तरुणी के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है, तो ये यहाँ से आपका दिया है, इसकी आपको व्याख्या का अर्थ करना है। थर्ड में लेखक ने वर्तमान काल को सुधारों का काल क्यों कहा है, तो देख रहे हैं इसका भी सही उत्तर। तो इस प्रकार से तीनों प्रश्न 2-2 अंक के होते हैं। तो ये हमारा प्रश्न देख रहे हैं 3 गुणे 2 6 अंक, तो 6 अंक में आपका गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। 8वां में आप देख रहे हैं दूसरा पैराग्राफ गद्यांश दिया है, जो कि तेरा ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदिता से होता है, क्योंकि भिखमंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता है। तो देख रहे हैं ये गद्यांश हमारा ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो इस गद्यांश पर आधारित भी देख रहे हैं 3 प्रश्न हैं, इन तीनों प्रश्नों का आप उत्तर दे सकते हैं। तो या तो ऊपर वाले को करेंगे अथवा इसको, ये ध्यान देना है, 2 में से किसी एक को करना है। इसके बाद देख रहे हैं पद्यांश पर आधारित दूसरा प्रश्न होता है खंडवा में। यहाँ पर 2 पद दिए होंगे और इन पद पर आधारित 3 प्रश्न होंगे, और देख रहे हैं यहाँ पर भी ये 6 नंबर का होता है, तीनों 2-2 अंक के होते हैं। जैसे कि देख रहे हैं पहले में दिया है मैया होना चरइयों गाय, तो ये आपका अगर देखें तो ये पद्यांश हमारा पद सूरदास यानी सूरदास के पद से लिया गया है, तो इसके कवि या रचयिता सूरदास जी हैं। इस पर आधारित भी देख रहे हैं 3 प्रश्न दिए हैं। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या, बाल कृष्ण गाय चराने क्यों नहीं जाना चाहते हैं। इस प्रकार से या तो इसको करना है। 8वां में देख रहे हैं दिया है चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। इस प्रकार से दूसरा पद्यांश दिया है, तो ये पद्यांश हम जानते हैं पुष्प की अभिलाषा नामक पाठ से अवतरित है और इसके रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। इस पर आधारित भी देख रहे हैं 3 प्रश्न हैं, तो या तो आप ऊपर वाले को करेंगे अथवा इसको करना है। यही सेम पैटर्न आपको 2025 में भी देखने को मिलेगा। इसके बाद देख रहे हैं तीसरा जो प्रश्न आता है खंड बा में, ये संस्कृत गद्यांश का संदर्भ से अनुवाद करने के लिए पूछता है। देख रहे हैं 5 नंबर में, इसमें 2 अंक संदर्भ के और 3 अंक उसका अनुवाद करने के होते हैं। इसमें अगर आप देखें तो ये हमारा भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। तो यह गद्यांश भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसका संदर्भ सहित अनुवाद करने पर आपको 5 अंक मिलेंगे। अथवा देख रहे हैं दूसरा गद्यांश दिया है
ताड़ितः चंद्रशेखरः पुनः पुनः भारतम जयत इति वदति। इस प्रकार से इस पैराग्राफ की यदि हम बात करें तो ये देशभक्तः चंद्रशेखरः नामक पाठ से लिया गया है। तो इसका भी संदर्भ सहित यदि हम बात करते हैं तो ये ध्यान रहे ऊपर वाले को करेंगे अथवा इन दोनों में से किसी एक को ही करना है। चौथे प्रश्न में देख रहे हैं संस्कृत पद्यांश है जो कि संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ये भी देख रहे हैं 5 अंक का है जिसमें 2 अंक संदर्भ के और 3 अंक उसके अनुवाद के हैं। तो ये पद्यांश हमारा पहला पद्यांश देख रहे हैं अन्योक्ति विलासः नामक पाठ से लिया गया है। अथवा दूसरे पद्यांश को देखें शार्था प्रवशतो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सता आतुरस्य भीषक मित्रम दानम मित्रम मरिष्यता। ये जीवन सूत्राणि नामक पाठ से लिया गया है। तो 2 में से किसी एक को यहाँ पर भी आपको करना है। इसके बाद देख रहे हैं खंडभा का जो 5वां प्रश्न होता है वो पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए है। तो देख रहे हैं जिस जनपद में जो भी खंड काव्य चलता है उसी खंड काव्य के दिए गए 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है जो कि 3 अंक का होगा। देख रहे हैं जैसे मुक्तिदूत खंड काव्य के ये 2 प्रश्न दिए हैं। पहले पंचम सर्ग की कथा वस्तु संक्षेप में और सेकंड है खंड काव्य के आधार पर महात्मा गांधी के चरित्र की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख। तो या तो आप फर्स्ट करेंगे या तो सेकंड करेंगे, इन दोनों में से किसी एक का ही उत्तर देना है। तो जिस जनपद में जो भी खंड काव्य है वहां के बच्चे उस जनपद के में जो खंड काव्य चलता है उसी खंड काव्य पर आधारित दोनों प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न पत्र का ही उत्तर देंगे, ये ध्यान रहे। इसके बाद फिर देख रहे हैं अगर हम अगले प्रश्न को देखें तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। देख रहे हैं 6 के का में निम्नलिखित लेखकों में से देख रहे हैं इस प्रश्न में लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो देख रहे हैं यहाँ पर 3 लेखकों के नाम दिए हैं। इन 3 में से जो भी आपको अच्छी प्रकार से तैयार है उसी लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करेंगे। इसके बाद जो अगला प्रश्न होता है वो कवियों पर आधारित होता है। दिए गए कवियों में से देख रहे हैं इसका जो खा नंबर है क्या किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो देख रहे हैं यहाँ पर भी 4 कवियों के नाम दिए हैं। इन 4 में से जो भी आपको अच्छी प्रकार से तैयार है देख रहे सुभद्रा कुमारी चौहान, मैथिली स्वर्गुप्त, बिहारी लाल, केदारनाथ मिश्र, इन 4 में से जो भी आपको अच्छी प्रकार से तैयार है उस प्रश्न का उत्तर लिखना है। इसके बाद 7वां देख रहे हैं ये तो बिल्कुल मुक्त का है। हर प्रश्न पत्र में आपको एक कंठस्थ श्लोक लिखने के लिए आएगा जो कि 2 नंबर में है, इसकी भी आप अच्छी प्रकार से तैयारी कर लेंगे। 8वां देख रहे हैं एक पत्र लिखने के लिए पूछता है अपने निवास स्थान के आसपास मोहल्ले की नालियों को समुचित सफाई के लिए नगर जनपद के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए अथवा अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए एक आवेदन लिखिए। और देख रहे हैं 4 अंक में पूछा जाता है। इसके बाद देख रहे हैं 9वें प्रश्न में 9वीं में कह रहा निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। देख रहे हैं यहाँ पर 4 प्रश्न होते हैं और इन 4 में से किन्हीं 2 का उत्तर संस्कृत में लिखना होता है। देख रहे हैं जैसे कि फर्स्ट में दिया है भूमि गुरुतरम किम अस्ति। देख रहे हैं पिछले सेट में भी पूछा गया है भूमि गुरुतरम किम अस्ति। इसका सही उत्तर है भूमि गुरुतरम माता अस्ति। तो किम के स्थान पर माता शब्द आ जाएगा। इसके बाद सेकंड है विद्या केन वर्धते। तो विद्या केन के स्थान पर अभ्यासेन, विद्या अभ्यासेन वर्धते। इसके बाद थर्ड है चंद्रशेखरा कह आसीत। तो यहाँ पर कह के स्थान पर चंद्रशेखरा देशभक्ता आसीत, तो कह के स्थान पर देशभक्ता मिल जाएगा। इसके बाद चौथा है वाराणस्याम नगरम कति विश्वविद्यालयाः सन्ति। तो वाराणस्याः नगर्याः 3 विश्वविद्यालयाः सन्ति। तो कति के स्थान पर 3 शब्द आ जाएगा, बाकी सेम वही लिखना है। इन 4 में से किन्हीं 2 प्रश्नों का ही आपको उत्तर लिखना होगा। इसके बाद फिर देख रहे हैं जो हमारा अगला प्रश्न है निबंध पर जो कि 7 अंक में पूछा जाता है। तो देख रहे हैं 10वां जो प्रश्न है क्या निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। फर्स्ट है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान, सेकंड है इंटरनेट, थर्ड है छात्र तथा अनुशासन और चौथा है किसी एक त्योहार का वर्णन और 5वां है नई शिक्षा नीति। इन 5 में से जो भी आपको अच्छी प्रकार से तैयार है उस निबंध को लिखेंगे और देख रहे हैं 7 अंक में पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों सेम पैटर्न में पेपर आपको 24 फरवरी 2025 को मिलने वाला है। तो इसकी अच्छी प्रकार से आप तैयारी करेंगे और यदि चैनल पर नए हैं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर अवश्य कर दीजिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।